हाय एवरीवन, यूपीएससी ने सीडीएस 2026 एग्ज़ाम कंडक्ट कर दिया है। आपने सबके एनालिसिस वीडियो देख भी लिए होंगे और आंसर आपने देख लिए होंगे। दिस वीडियो इज़ नॉट अबाउट आंसर, दिस वीडियो इज़ अबाउट कि इस पेपर से प्रीलिम्स 2026 में और इसके बाद जो सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम आता है उसमें आपको किस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ट्रस्ट मी, 10 मिनट स्पेंड कीजिए इस वीडियो सेशन में और अगले जो 3 वीडियोस और आएंगे एंड यू विल फाइंड कि एक ही पेपर से आपका एक बहुत बड़ा जीएस का पोर्शन आप रिवाइज कर चुके होंगे, जो कि इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मैं तो हमेशा ये कहता ही हूँ कि सीडीएस 1 एग्ज़ाम से कम 2-3 क्वेश्चन तो डायरेक्ट हिट्स प्री में आते हैं, है ना। जो लोग एक्सपीरियंसड होंगे, जो यूपीएससी के प्री को बहुत बार दे चुके हैं या देख चुके हैं, उन्हें ये बात मालूम है कि ये एग्ज़ाम कितना ज़रूरी होता है रियलिटी में ये बताने के लिए कि यूपीएससी की नज़र किन किन चीज़ों पे है। शुरू करते हैं। यहाँ से कुछ हम टेक्निक्स भी देखेंगे कि भाई अगर इस तरीके के अतरंगी क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या आइडियाज़ उसमें अपने अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी टेक्निक्स उसमें अप्लाई कर सकते हैं कि इन क्वेश्चंस को आप नंबर 1 ब्रेक डाउन अच्छे से कर सकें, नंबर 2 अगर आपको एग्जैक्ट नॉलेज भी नहीं है तो भी आप उसके करीब कैसे पहुंच जाए। ये देखिए सवाल आया था। पहली टेक्निक हम देखेंगे रिवर्स थिंकिंग टेक्निक, कि उल्टा सोचो। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो उस क्वेश्चन का उल्टा सोच के देखिए। जैसे यहाँ स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट पे क्वेश्चन आया हुआ था, ये खुद ही बता रहा है कि CSIR ने स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया है। अब आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, यूपीएससी ने खुद बता दिया है कि भैया ये प्रोजेक्ट CSIR का है। अगली बार वो एक स्टेटमेंट इसमें भी दे सकता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट, दिस इज ए प्रोजेक्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, नहीं CSIR। देखिए स्टेटमेंट 1 कह रही है दिस इज ए पायलट प्रोजेक्ट विच फोकस इज ऑन इंटीग्रेटेड विलेज डेवलपमेंट। अगर आपको इसमें डाउट हो रहा है ना, इस स्टेटमेंट में मान लो आपको डाउट हो रहा है, तो इसका उल्टा करके देखो कि दिस इज नॉट ए पायलट प्रोजेक्ट विच डज नॉट फोकस ऑन इंटीग्रेटेड विलेज डेवलपमेंट। सुंदर लगी क्या स्टेटमेंट पढ़ने में? नहीं। अगर उल्टा सही नहीं है तो मोस्ट लाइकली सीधा आपका सही होता है। रिवर्स सोचिए। जो क्वेश्चंस पॉजिटिव है लेकिन जो आपको ऐसा लगता है कि हो सकता है आंसर हो सकता है आंसर ना हो, तो उसका उल्टा सोच के ही देखिए एक बार। दूसरा, द डिस्टिंक्टिव एस्पेक्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज दैट CSIR इज following the guidelines principles of land to lab in improving the condition of villages through the indigenous technologies। तो स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट का एक यूज़ ये भी है कि, है ना, इसका अब अगेन इसका भी उल्टा सोच के देखो एक बार कि CSIR इज़ नॉट यूजिंग इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी या CSIR इज़ नॉट यूजिंग लैंड टू लैब। नॉर्मली ऐसे जो भी सवाल वो बनाता है वो कॉपी पेस्ट स्टेटमेंट्स होते हैं। तो इसका रिवर्स एक बार अगर आप सोचेंगे आप आंसर के करीब आएंगे। सिंपल। फ्यूचर में भी अगर आपको कोई ऐसा सवाल आए, आपने रिवर्स थिंकिंग करनी है। ये तो एकदम छोटा सा चुटपुट सा सवाल है, कोई भी इसमें बोथ 1 और 2 लगा सकता है। यहाँ से हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानेंगे। अब फोकस कीजिए। पहला, CSIR का एक अरोमा मिशन चलता है। 2-3 मिशन हम देखेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अरोमा मिशन नॉर्मली हम देखते हैं कि, है ना, न्यूज़ में भी आता है कि लेवेंडर कल्टीवेशन को इसमें प्रमोट किया जा रहा है J&K में। लेकिन अरोमा मिशन इज़ नॉट जस्ट अबाउट लेवेंडर। सवाल वो ये भी आपसे पूछ सकता है कि अरोमा मिशन में कौन कौन से अरोमेटिक प्लांट्स को प्रमोट किया जा रहा है। तो भाई इसमें लेवेंडर, लेमन ग्रास, वेटिवर, है ना, मेंथा, ये जो मिंट है ना, ये वाला मिंट अलग है, मेथनॉल मिंट अलग होता है। यहाँ मैंने आई थिंक हाँ फोटो भी डाली हुई है। एक मिंट जो आपका क्या कहते हैं उसे, पुदीना है, वो अलग मिंट है। ये वाला मेथनॉल मिंट है। अगर आपको बोले कि भैया मिंट का, है ना, या फिर मेंथा मिंट का एक इंडस्ट्रियल यूज़ क्या है, मेथनॉल प्रोड्यूस करने के लिए। अब जो हम, है ना, बायोफ्यूल प्रोड्यूस करने के लिए भी इस वाले मिंट का यूज़ कर रहे हैं, है ना। ये बिल्कुल एकदम फ्लड इरिगेशन के थ्रू इस तरीके से ये प्रोड्यूस हो रहा था। मेथी की तरह बहुत बड़े बड़े इसके पेड़ है, लेकिन क्योंकि ये एनर्जी क्रॉप है तो आप इसका यूज़ बायोफ्यूल क्रिएट करने के लिए, बायोफ्यूल डेवलप करने के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ से वो सवाल बना सकता है। नंबर 1 ये कि अरोमा मिशन में कौन कौन सी क्रॉप्स कवर्ड है। मेजर क्रॉप मैंने ये लिख दी, 7-8 क्रॉप्स है, लेकिन मेजर ये है। लेवेंडर इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
इसका अरोमा का बहुत यूज़ होता है, परफ्यूम्स में यूज़ है, इंडस्ट्रियल यूज़ है, खाने में यूज़ है। लेवेंडर J&K में बहुत कल्टीवेट होता है, आप इसके खूबसूरत फूल भी देख सकते हैं लेवेंडर। लेमन ग्रास पे ऑलरेडी यूपीएससी ने PYQ पूछा है, 2021 में सवाल आया हुआ था ये कि लेमन ग्रास के क्या क्या यूजेज हैं, राइट। तो उन यूजेस में भी उन्होंने एक यूज ये पूछ लिया था कि क्या ये मॉस्किटो रेपेलेंट के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं, ऐसा एक स्टेटमेंट आया था। सो लेमन ग्रास पे ऑलरेडी सवाल पूछा हुआ है, ध्यान में रखना है कि ये भी अरोमा मिशन के तहत कवर्ड है। फिर एक वेटिवार खस नाम का एक घास होता है। ये जो खस घास है, इसकी जड़ें बहुत डीप होती है, लगभग 3 मीटर की डेप्थ में ये एकदम से ग्रो कर जाता है। तो ये एक ऐसा घास है जो अरोमेटिक भी है, लेकिन जो फ्लड या फिर साइक्लोन प्रोन जो एरियाज़ हैं वहाँ खस को उगाया जाना आजकल प्रमोट किया जा रहा है। NHAI भी प्रमोट कर रही है खस को, है ना, खस को रोड के दोनों तरफ उगाना। इसका एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि ये हैवी मेटल्स को एब्जॉर्ब करता है खस, वेटिवर। तो ये भी आप जो है ध्यान रखें, यहाँ से वो सवाल आपसे बना सकता है। नेक्स्ट अगर वो बोले इतना कर याद रखो बायोकैप मिशन, है ना, ये बायो रिसोर्स कंजर्वेशन एंड प्रोस्पेक्शन करके एक मिशन है। ये किसका है, CSIR का। इतना कर याद रखो कि बायो रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए और उनका प्रोस्पेक्शन होता है कि भैया हमें ये पता तो चले कि क्या क्या बायो रिसोर्स है, हमें पता चले हमारी कंट्री में क्या क्या बायो रिसोर्स हैं। उन बायो रिसोर्स के प्रोस्पेक्टिंग के लिए, है ना, बायोकैप मिशन CSIR ने लॉन्च किया है, राइट। तो ये भी ध्यान में रखिए, ये भी आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से वो अच्छा सवाल बना सकता है। नेक्स्ट आता है कि स्पेशलिटी केमिकल्स फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, ये भी CSIR का ही एक मिशन है ना। और इसमें जानने लायक ये बात है, वो आपसे टिनिन के जो टेनिन है ना, टेनिन के यूजेज पे वो आपसे पूछ सकते हैं। अब ये टेनिन क्या है, ये प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाने वाला एक चीज़ है ना, एक पदार्थ है, प्लांट से आप एक्सट्रैक्ट करते हैं टेनिन को, और अलग अलग इसका नाम है, कई जगह इसे बरोजा कहते हैं, कई जगह कुछ, है ना, अलग अलग चीज़ें हैं, और वेरियस प्लांट से आप टेनिन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसका इंडस्ट्रियल यूजेस बाकी बहुत सारे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका यूज है वो है लेदर इंडस्ट्री में। लेदर इंडस्ट्री में अगर आप केमिकल यूज़ करो तो बहुत ही पोल्यूटेंट इंडस्ट्री ये मानी जाती है, लेदर इंडस्ट्री। लेकिन अगर आप टेनिन का यूज़ करो तो लेदर की जो टैनिंग होती है उसमें आप नेचुरल टेनिन का भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ से भी वो सवाल बना सकता है कि हाँ, जो स्पेशलिटी केमिकल्स फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन प्रोजेक्ट है CSIR का, इसका एक यूज़ ये भी है कि टेनिन कंटेंट को एक्सट्रैक्ट करना और उन चीज़ों को फाइंड आउट करना कि कौन सी चीज़ में ज़्यादा टेनिन है ना, तो कौन से पेड़ में ज़्यादा टेनिन है। इस पे भी UPSC का CSIR का ये प्रोजेक्ट चला है। फिर देखिए एक सवाल ये भी उन्होंने पूछा था इस बार कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स हैव अंडरटेकन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया have been undertaken by the government of India for supporting the cotton exports and textile sectors। और इससे वो बार बार सवाल पूछता ही है, कॉटन से वो सवाल आप मुझे बताएंगे कंट्री में पहला, है ना, सबसे बड़ा जो कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट है वो कौन सा है ना, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। दुनिया में कॉटन प्रोड्यूसिंग सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है और इम्पोर्टर कौन सी है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में सारे लोग बताएंगे। देन कम्स हाँ, तो इनके ये ऑप्शन है क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एक्सपोर्टर्स, RBI का कोई ट्रेड रिलीफ पॉलिसी है। अगेन इसमें भी आप रिवर्स इंजीनियरिंग कीजिए कि रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लेवीज फॉर कॉटन एंड कॉटन बेस्ड प्रोडक्ट। तो ROSCTL जैसे RODTEP था ना जनरल प्रोडक्ट्स के लिए, तो ROSCTL एक ऐसी ही स्कीम थी RODTEP की तरह ही, इसे हम आगे जानेंगे। सेम इसकी तरह ही एक स्कीम है जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने, है ना, स्पेशली कॉटन इंडस्ट्री के लिए लॉन्च की है, ROSCTL। तो ROSCTL एक ऐसी स्कीम है जिसमें स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जितने भी टैक्सेस कॉटन और कॉटन बेस्ड प्रोडक्ट पे लगाए गए हैं उनका, है ना, उनका रिमिशन होता है, उनका रिबेट होता है। टैक्स क्रेडिट्स उन लोगों को दिए जाते हैं जो ऐसा कॉटन या फिर कॉटन बेस्ड प्रोडक्ट्स को इंडिया में प्रोड्यूस कर रहे हैं। दिस इज़ ROSCTL स्कीम,
राइट। सेम है RODTEP की तरह। RODTEP अदर प्रोडक्ट पे लगती है, ROSCTL स्पेसिफिकली कॉटन और कॉटन बेस्ड प्रोडक्ट के लिए है। तो ये तीनों मेजर्स है ना। इसका उल्टा करके देखिए ज़रा, आपको लगेगा ये किसी ने 1 और 3 लगा दिया, किसी और की ये कॉपी है 1, 2 और 3। RBI ने कोई ट्रेड रिलीफ दिया होगा, कोई ट्रेड रिलीफ। अब इस पर हमें रिसर्च करने की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि हर एक चीज़ अगर हम जानने लग जाएं तो फालतू में दिमाग में वही क्लटर बहुत इकट्ठा हो जाएगा। अभी यहाँ जानिए कि RODTEP स्कीम इसलिए इम्पोर्टेंट हो गई है कि नेक्स्ट 6 महीने के लिए इसे अभी रिसेंटली एक्सटेंड किया गया है, राइट। और RODTEP स्कीम को जो इंडिया की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के तहत लॉन्च किया गया था। और जितनी भी ड्यूटीज़ है, टैक्सेस है, इंक्लूडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट्स ऑल्सो, इन सारी ड्यूटीज़ को, इन सारे टैक्सेस को उन गुड्स पे रिबेट कर दिया जाता है, रिमिट कर दिया जाता है जिन गुड्स को एक्सपोर्ट करना होता है। दैट मीन्स अगर आप एक जनरल प्रोड्यूसर है, आपने कोई भी गुड ऐसी प्रोड्यूस की है जो कि आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो एक्सपोर्टेड गुड के लिए आपको वो सारी, है ना, एलिजिबल आइटम्स में, अगर आप कोई एलिजिबल आइटम, कोई नोटिफाइड आइटम अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हैं और वो आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उस एक्सपोर्ट पे आपने जितने भी टैक्सेस पे किए हैं, राइट फ्रॉम द लोकल गवर्नमेंट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, वो सारे आपको रिबेट होंगे, वो सारे रिमिट किए जाएंगे एक्चुअली, राइट। और ये फॉरेन ट्रेड एक्ट के तहत ये पूरी जो है ये स्कीम लॉन्च की गई है, राइट। नेक्स्ट आता है, ये क्वेश्चन पूछा है सुजलम भारत ऐप पे कि इट वाज लॉन्च्ड इन दिसंबर 2025, इट एम्स एट। अगेन इन ऑप्शंस को पढ़िए, आप एकदम से आंसर तक पहुंच जाएंगे कि मॉनिटरिंग इरिगेशन फैसिलिटीज़ बीइंग प्रोवाइडेड टू द फार्मर्स, ऑप्शन 1। अचीविंग द गोल ऑफ क्लीनिंग रिवर वाटर, ऑप्शन 3 कि रिजॉल्विंग द ग्रीवेंसेज रिलेटेड टू ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई इन NCT ऑफ दिल्ली, ऑप्शन 4 ट्रांसफॉर्मिंग ड्रिंकिंग रूरल ड्रिंकिंग वाटर गवर्नेंस। सुजलम भारत ऐप, देखो इसमें सबसे ब्रॉड ऑप्शन कौन सा है? मॉनिटरिंग इरिगेशन फैसिलिटीज बीइंग प्रोवाइडेड टू द फार्मर्स। नाम से भी पता चल रहा है कि सुजल भारत, है ना कुछ जल से ये रिलेटेड है। अगर सिर्फ इरिगेशन से रिलेटेड होता तो कृषि का कुछ ना कुछ इसमें रेफरेंस आता। ऐप के नाम भी आपको बता देते हैं कि क्या चीज़ से रिलेटेड ये हो सकता है। एटलीस्ट ऑप्शन से तो आपको पता चल रहा है कि पानी से रिलेटेड ही है सुजलम ऐप कोई। अचीविंग द गोल ऑफ क्लीनिंग रिवर वाटर, अगर ऐसा होता तो यहाँ कहीं रिवर का रेफरेंस आता, बीच में कुछ ना कुछ आता, है ना, नदी का, है ना, सू नदी बोलते हैं ये, कोई और, है ना, कुछ ऐसा नाम रख देते। ये सुजलम है, बहुत ब्रॉड चीज़ है। रिजॉल्विंग द ग्रीवेंसेज रिलेटेड टू ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई इन NCT ऑफ दिल्ली, नहीं, अगेन ऐप में ऐसा कुछ भी नहीं। ये सुजलम भारत यहाँ पे जो वर्ड है ना, इसीलिए जो नाम है उसका ब्रेक डाउन करना बहुत ज़रूरी है। नाम आपको आंसर तक पहुँचा जाता है। नाम से लग ही रहा है कि ये पैन इंडिया कोई चीज़ है। सुजलम भारत पानी से रिलेट कर रहा है और स्पेसिफिकली फार्मर से डील नहीं कर रहा है, स्पेसिफिकली रिवर से डील नहीं कर रहा है, स्पेसिफिकली दिल्ली से डील नहीं कर रहा है। और ऑल अक्रॉस इंडिया एक ब्रॉडर कोई ये स्कीम हो सकती है। तो यहाँ जो आंसर है वो इसी चीज़ को अगर आप लेंगे तो पैन इंडिया रूरल ड्रिंकिंग वाटर गवर्नेंस को, है ना, वो करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए सुजलम भारत ऐप लाया गया है। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट बात है, अगर यहाँ से अगला उसे सवाल पूछना होगा, वो यहाँ से सवाल ये पूछ लेगा कि क्या सुजलम भारत ऐप में आप वाटर बिल्स को भी पे कर सकते हैं क्या, या कौन कौन सी इसमें सर्विसेज हो सकती है। तो ये PIB के आर्टिकल में एक ये हिस्सा भी था कि इस ऐप के तहत सुजल गांव ID क्रिएट की जाएगी। ठीक वैसे जैसे आधार ने इंडिया की आइडेंटिटी गवर्नेंस को यूनिफाई किया है, उसी तरीके से सुजलम भारत ऐप ने, है ना, जो इंडिया की रूरल वाटर गवर्नेंस है उसे यूनिफाई किया है। और एक सुजल गांव ID क्रिएट की जाती है इसमें, है ना, गाँव की, पूरे गाँव की एक ID क्रिएट की जाएगी, एक ID क्रिएट होगी और उस ID से पूरे गांव के कोई भी लोग इस ऐप में लॉगिन कर सकते हैं और वो जान पाएंगे कि उनका सोर्स का, ड्रिंकिंग वाटर का सोर्स क्या है, कहाँ से वो वाटर आ रहा है ना, कंडीशन क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर की, कहीं से पाइप पुइप टूटी तो नहीं है, सप्लाई की रिलायबिलिटी क्या है, कब पानी आएगा, है ना, कितना कर पानी आएगा, वाटर क्वालिटी क्या है जो आपको पानी आ रहा है, इन सब की अपडेट रूरल एरिया की, है ना, इस चीज़ में दी जाएगी। लेकिन इसमें कोई भी आपको बिल पेमेंट सिस्टम
ऐसा कोई इंटीग्रेशन नहीं है। अगर वो बोले GIS इंटीग्रेशन इसमें है राइट, GIS इंटीग्रेशन इसमें है बिल्कुल। PM गति शक्ति से ये इंटीग्रेटेड है, बिल्कुल PM गति शक्ति से भी ये इंटीग्रेटेड ये ऐप है। तो आपको ये थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है। इन ऑप्शन से वो आपसे सवाल पूछ सकता है कि सुजलम भारत ऐप क्या क्या चीज़ें करता है। एटलीस्ट ये ध्यान रखो कि ठीक है UPI इसमें कोई भी लिंक नहीं है, तो ऑनलाइन पेमेंट एटलीस्ट यहाँ से नहीं हो रही है। यह आपको आइडिया दे रहा है कि हाँ कहाँ से कितना पानी और किस क्वालिटी का पानी आ रहा है। फिर देखिए ये एक सवाल पूछ लिया था कि ऑपरेशन सागर बंधु, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ये क्वेश्चन है, इसमें कोई आप गैसिंग नहीं लगा सकते हैं, है ना। जिसे मालूम है कि ऑपरेशन सागर बंधु इंडिया ने कौन से साइक्लोन के दौरान श्रीलंका में ऑर्गेनाइज किया था उसे मालूम है। ये कुछ बहुत लेटेस्ट ऑपरेशन है। आपको एक जगह अगर चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मोस्ट लाइकली अगर वो सवाल आपसे प्री में पूछेगा इस साल तो इन्हीं ऑपरेशन में से एटलीस्ट एक ऑप्शन है ना ऑपरेशन इसमें डालेगा। आप मुझे बताएंगे ऑपरेशन दोस्त इंडिया ने एक कंट्री में चलाया था, उस कंट्री का आप मुझे नाम बताएंगे, है ना। वो कंट्री बाद में पाकिस्तान के सपोर्ट में आ गई थी जब हमारा ऑपरेशन ये सिंदूर चला था। लेकिन ऑपरेशन दोस्त हमने कहाँ और क्यों चलाया, उसका कारण भी क्या था, पर्पज़ क्या था, ये भी ज़रूरी है ना। इस लेवल पे वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं। ऑपरेशन दोस्त पे इन्होंने सवाल नहीं पूछा है, पूछ सकते हैं। ऑपरेशन सागर बंधु इंडिया ने श्रीलंका में चलाया था। श्रीलंका में चलाया क्यों, साइक्लोन आया अभी 2025 में, साइक्लोन दितवा, तो इसके लिए HADR जो रिस्पॉन्स है वो इंडिया की तरफ से गया। ऑपरेशन सागर बंधु श्रीलंका में चलाया गया। ऑपरेशन सिंधु और ऑपरेशन कावेरी कहाँ चला, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ऑपरेशन देवी शक्ति इंडिया ने कब और कहाँ और क्यों चलाया, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन सिंधु इंडिया ने ईरान और इजराइल का जो ये रीजनल कॉन्फ्लिक्ट 2025 में हुआ है ना, पिछली बार भी हुआ था ईरान इजराइल के बीच का कॉन्फ्लिक्ट, आई थिंक 11-12 दिन वो वॉर चली थी, उस टाइम पे इंडिया ने ऑपरेशन सिंधु चलाया। ऑपरेशन ब्रह्मा ये म्यांमार में, और ऑपरेशन सद्भाव, ब्रह्मा सद्भाव रखते हैं, ये दोनों बहुत ज़रूरी है, ये दोनों बहुत ज़रूरी है ना। एक और अर्थक्वेक आया था 2025 में म्यांमार में, और एक टाइफून यागी आया था, है ना, उस टाइम पे फ्लड आ गए थे म्यांमार में, इसलिए भी ऑपरेशन सद्भाव वहाँ चलाया गया। ऑपरेशन सागर बंधु अगेन अभी याद रखते हैं, यहाँ पे सागर में श्रीलंका है, याद रह जाएगा। सागर में कौन है, श्रीलंका है, सागर में श्रीलंका है। सिंधु नदी को, है ना, या फिर आप कहेंगे सिंधु नदी को क्रॉस करके, या फिर सिंधु नदी के पार वाले एरिया को हिंदू एरिया किसने कहा, पर्शियंस ने, ईरानियों ने कहा था ना। हिंदुस्तान ईरानियों की देन है, ये वर्ड माना जाता है, क्योंकि वो एस को एच, है ना, सिंधु को हिंदू पढ़ते थे, तो सिंधुस्तान को हिंदुस्तान इन्होंने बोला। तो सिंधु ऑपरेशन कहाँ चला, ईरान, रह जाएगा आपको याद। ब्रह्मा और सद्भाव कहाँ चला, म्यांमार। दोस्त कहाँ चला आप मुझे बताएंगे, देवी शक्ति कहाँ चला, कावेरी कहाँ चला हुआ है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब देखिए एक FTA साइन हुआ है इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में। अगेन जिन लोगों को लगता है मैं धीमे और आराम से पढ़ा रहा हूँ, नंबर 1 मैं ये सेशंस रात में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। नंबर 2 जिन्हें लग रहा है कि 2 दिन का डिले हो गया है, वो इसीलिए हुआ है क्योंकि आई वॉज डूइंग अ थॉरो रिसर्च कि भैया यहाँ से अगले सवाल कैसे वो बनाएंगे। नंबर 3 जिन्हें लग रहा है कि कम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है एक वीडियो में यहाँ एड्रेस हो रहे हैं, उन्हें मैं बता दूं वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हम ऑप्शन एक ऑप्शन पे चीज़ें देख रहे हैं कि हाँ लेटेस्ट ये चीज़ें हुई और यहाँ से ऐसे सवाल बना सकते हैं। तो आप थोड़ा, है ना, ढांढस बंधाइए अपने आप को, थोड़ा धीरज रखिए। अगली बात कि आप 1.5x पे या 2x पे भी देख सकते हैं, बोथ वेबसाइट में भी ये ऑप्शन आपको अवेलेबल है, और अगर मैं ये यूट्यूब में डालूंगा तो यूट्यूब में भी ये ऑप्शन आपको अवेलेबल होगा, आप वहाँ से एक्सेस कर लेना। तो इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है दिसंबर 2025 में। ऐसे ही बहुत सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स और कंडीशन है इसके बाद हम जानेंगे। अभी के लिए ये समझो कि एक FTA साइन हुआ है, ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन से एरियाज ऑफ कोऑपरेशन है जो इंडिया और न्यूजीलैंड ने अपनाए हैं, कौन कौन से एरियाज ऑफ कोऑपरेशन है जिनमें हम कोऑपरेट करना चाहेंगे। एक आयुष, दूसरा ऑडियो वीडियो टूरिज्म, है ना, ऑडियो विजुअल टूरिज्म, तीसरा ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम, चौथा हॉर्टिकल्चर।
अब 1 मिनट के लिए मान लो, 1 मिनट के लिए मान लो, हो आपने पढ़ा है कि भैया न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारी डेयरी इंडस्ट्री से रिलेटेड थोड़ी दिक्कतें हैं, हम नहीं चाहते हैं कि अपने डेयरी मार्केट को उनके लिए एक्सेस देना। इसीलिए जो RCEP है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, उस RCEP फोरम से इंडिया ने विड्रॉ किया। बिल्कुल सही बात है। तो फिर हम न्यूजीलैंड के साथ ऐसा डेयरी वाला तो नहीं कर सकते हैं, डेयरी वाला हम ओपन नहीं कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में कुछ प्रोटेक्शन होगी। ये सोच के आदमी ये भी सोच सकता है कि हाँ, हॉर्टिकल्चर में भी हो सकता है हमने कोऑपरेट ना किया हो। मान लीजिए अगर आप ये सोच लेते हैं तो आप 4 ऑप्शन को, मान लीजिए आप ये सोच लेते हैं, 4 ऑप्शन को एलिमिनेट करके देखिए, आप 1 3 में आ जाएंगे। अब ऊपर ऑप्शन को देखिए, कहीं भी अगर इंडिया FTA साइन करेगा, आयुष एक ऐसी चीज़ है जो हम प्रमोट करना चाहेंगे ही, और आयुष एक ऐसी चीज़ है जिससे ना इंडिया को दिक्कत होगी ना न्यूजीलैंड को। तो 1 ऑप्शन तो यहाँ पे है। दूसरा, आजकल हम कहते हैं कि, है ना, हम कहते हैं कि आजकल इन्फ्लुएंसर इकोनॉमी की वो एज है, तो जो ऑडियो विजुअल टूरिज्म है, वर्चुअल रियलिटी, है ना, मिक्स्ड रियलिटी, ये सब चीज़ें इनका आजकल ज़माना है। और इस पे आई डोंट थिंक किसी कंट्री को ऑब्जेक्शन होगा अगर वो बोले कि हाँ हम इसमें कोऑपरेट करना चाहेंगे। आई डोंट थिंक इसमें इंडिया और न्यूजीलैंड, या कोई भी नहीं सोचेगा कि इसमें इंडिया और न्यूजीलैंड कोई प्रोटेक्शनिस्ट मेजर एक दूसरे के खिलाफ लेगा। तो कॉमन सेंस ये कहती है कि ये दोनों ऑप्शन होने ही होने चाहिए। अब नीचे के ऑप्शन में देखो, क्योंकि आपको हॉर्टिकल्चर में डाउट था ना, नीचे के ऑप्शंस में देखो 1 और 2 एक ही जगह साथ में है। तो एक्चुअल में वो आपसे यही लॉजिक पूछ रहा है, वो नहीं आपको उसको क्या मतलब है कि 100, देखो कम से कम 1000 कमोडिटीज़ कवर हुई होगी, मान लो 1000 छोड़ो, कम से कम 100 कमोडिटी कवर हुई होंगी। क्या लेना देना है उसको कि भैया हाँ इस पर्टिकुलर FTA में कौन सी कमोडिटी कवर हुई है। वो आपसे ये जानना चाह रहा है कि आप ये चीज़ मैच कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ये पैटर्न आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। बावजूद इसके, मान लो अगर आप ना भी आइडेंटिफाई कर सके, कुछ एक इम्पॉर्टेंट ट्रेड एग्रीमेंट्स रिसेंटली हुए हैं। नंबर 1 वो ये पूछेंगे कि ये एग्रीमेंट हुआ किसके साथ है। नंबर 2 वो ये पूछेंगे कि इसमें एक्सेप्शन क्या रखी गई है, या फिर क्या चीज़ इससे बाहर रखी गई है और क्यों रखी गई है, ये भी आपसे वो पूछ सकते हैं। इस नेचर के स्टेटमेंट्स वो बना रहा है। तीसरा वो पूछेगा कि हाँ इस ग्रुपिंग के मेंबर कौन कौन से रहे हैं। तो इंडिया और EU के बीच में लॉन्ग स्टैंडिंग FTA टॉक्स जो 2007 से चल रही थी, बीच में हॉल्टेड थी, 2022 में रिन्यू हुई, 22-23 में रिन्यू हुई। उन टॉक्स के बदौलत इंडिया और EU के बीच एक मदर ऑफ ऑल डील हुआ, द ग्रैंड डील, है ना। तो ये रिसेंटली हुआ है, इंडिया EU FTA साइन, मदर ऑफ ऑल डील इसे कहा जा रहा है। और इंडियन टेक्सटाइल, फुटवियर और केमिकल एट्सेट्रा, इनको जो है जो प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है। इसके तहत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इंडिया, है ना, इंडिया इस पूरे एग्रीमेंट में एक सस्टेनेबिलिटी चैप्टर भी ऐड किया गया है इंडिया और EU के बीच, क्योंकि EU बहुत कंसर्न रहता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, तो इसमें सस्टेनेबिलिटी का एक अलग से चैप्टर इंक्लूड किया गया है। अगला एक कार्बन बॉर्डर, है ना, CBAM, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, जो कि EU ने लाया हुआ है कार्बन लीकेज को रोकने के लिए। कार्बन लीकेज क्या होता है, कंट्री A है, कंट्री B है। अब मान लीजिए कंट्री B EU है, EU ने तो रूल लगा दिए, स्ट्रिक्ट कार्बन लॉ लगा दिए कि हाँ हमारे यहाँ पे कार्बन प्रोड्यूस नहीं होगा। लेकिन कंट्री A, अब इसकी वजह से EU में प्रोडक्शन महंगा हो गया। जो BMW EU में प्रोड्यूस की जा रही थी, है ना, 1 करोड़ रुपए की, अब क्योंकि स्ट्रॉन्ग एनवायरमेंटल लॉज आ गए हैं, वो अब उसकी कॉस्ट 1.5 करोड़ रुपया हो गई। कंट्री A उसे सस्ते में ज़्यादा पोल्यूशन फैला के प्रोड्यूस कर पा रहा है 70 लाख रुपए में। तो अब कंट्री A इजीली EU को बेच सकता है। तो EU ने क्या किया, बोले हम आप पे कार्बन लीकेज को रोकने के लिए टैक्स लगाएंगे, पेगुवियन टैक्स, कार्बन टैक्स लगाएंगे। वो कार्बन टैक्स को इन्होंने कहा कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, कि बॉर्डर पे ही हम टैक्स लगा देंगे, हम असेस करेंगे कि कितना कार्बन लीक हुआ है ना, उसके बेसिस पे हम आपको टैक्स लगा लेंगे ताकि इक्विवेलेंसी पे हमारे प्रोडक्ट और आपके प्रोडक्ट रहे। दिस इज नोन एज CBAM, है ना। और ये इंडिया को प्रोटेक्ट करता है CBAM से। इसमें स्पेशली ये प्रोविज़न लाया गया है। इंडिया न्यूजीलैंड के बीच में
हुआ ही है, FTA साइन हुआ है, आयुष वगैरह, टेक्नोलॉजी वगैरह, है ना। इसमें हालांकि डेयरी सेक्टर को एक्सक्लूड किया गया है क्योंकि इंडियन डेयरी फार्मर्स कंसर्न्ड थे, है ना। ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में ये जो डेयरी सेक्टर है ये काफ़ी इवॉल्व है, काफ़ी डेवलप्ड है, बहुत बड़े बड़े फार्म है, तो वहाँ पे पर फार्मर प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा है, प्रोडक्शन भी ज़्यादा है। हालांकि इंडिया लार्जेस्ट, आप मुझे बताएंगे लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री दुनिया की कौन है और वो दुनिया के टोटल मिल्क प्रोडक्ट का कितना % प्रोड्यूस करता है? रिसर्च करके आना कि उस प्रोडक्शन में से दुनिया की टोटल प्रोसेस्ड मिल्क का कितना % शेयर है उसका मार्केट। तो आप पाएंगे कि 30% टोटल मिल्क प्रोडक्शन, अराउंड 30%, लेकिन प्रोसेस्ड मिल्क में 2% भी इंडिया का शेयर नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसी वजह से इंडिया न्यूजीलैंड के बीच जो FTA हुआ उसमें डेयरी सेक्टर को बाहर रखा गया है। इंडिया और ओमान के बीच भी CEPA एक जो है वो शुरू किया गया है, एनर्जी वगैरह से रिलेटेड है, इसमें ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया और UK के बीच भी एक सवाल वो ये भी पूछ सकते हैं कि किन किन के साथ इंडिया के FTA साइन हुए हैं। तो ये लेटेस्ट कंट्रियाँ हैं, याद रखो कि इनके साथ हुए हैं। इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंडिया और एफ्टा के बीच में, एफ्टा कंट्रीज़ के बीच में, है ना, एक ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। आपसे वो पूछेंगे कि एफ्टा के 4 मेंबर कौन कौन से हैं, तो आपको वो पता होने चाहिए कि एफ्टा के, है ना, जो 4 मेंबर्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। पहली बात स्विट्ज़रलैंड, दूसरी बात नॉर्वे, तीसरा आइसलैंड, चौथा लिंचेस्टीन। और ये चारों कंट्रीज़ जो है ये EU में नहीं आती है, ये आपको पता होना चाहिए। स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिंचेस्टीन ये EU में नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ से वो सवाल बना सकता है, इतना अगर आपको पता हो। अगली बात कि भैया जब भी आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करें तो अलग अलग लेवल के होते हैं। कुछ होते हैं प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, इसमें एक एग्रीमेंट किया जाता है कि एक कंट्री और 2 कंट्री प्रेफरेंस में एक दूसरे से ट्रेड करेंगे। मान लो इंडिया और नेपाल के बीच में PTA साइन हुआ है तो नेपाल इंडिया से ट्रेड करना प्रेफर करेगा कंपेयर टू एनी अदर कंट्री। फिर होता है एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये बोलते हैं कि हम कोई ड्यूटी आप पे नहीं लगाएंगे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा। इससे भी बड़ा होगा कि कॉमन, है ना, एक इकोनॉमिक मार्केट क्रिएट की जाएगी, है ना। CECA, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट। CECA एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसमें ना सिर्फ आप ड्यूटीज़ को रिमूव करते हैं, ना सिर्फ एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ड्यूटी को रिमूव करते हैं, बल्कि आप उनके, है ना, जो वेरियस इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है, 2 कंट्रीज़ की इकोनॉमिक पॉलिसी को अलाइन करते हैं। सेम नहीं होता है, अलाइन करते हैं। सेम इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं होगी, अलाइन करेगी, है ना। मान लो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे से अगर CECA, CEPA इस नेचर के अगर एग्रीमेंट करेंगे तो वो अपनी पॉलिसीज़ को अलाइन करेंगे, ना सिर्फ ड्यूटीज़ को रिमूव करेंगे, पॉलिसीज़ को अलाइन करेंगे, माइनिंग पॉलिसी को अलाइन करेंगे, है ना, डेयरी पॉलिसी को अलाइन करेंगे, एक्सपोर्ट पॉलिसी को अलाइन करेंगे ताकि एक दूसरे के इंटरेस्ट सर्व हो सके। फिर होता है एक कस्टम यूनियन। ये एक ऐसा यूनियन होता है कि भाई ठीक है, हम इवन जो कस्टम ड्यूटी भी लगाएंगे पोर्ट पे आने पे, है ना, जो एयरपोर्ट पे आप कस्टम ड्यूटी पे करते हो, इंपोर्ट ड्यूटी अलग है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में नॉर्मली इंपोर्ट ड्यूटी आप रिमूव करते हैं, जो कस्टम्स आपको पे करने पड़ेंगे, अदर ड्यूटीज़ आपको पे करनी पड़ेगी, उसके लिए एक ही यूनियन बना देना। अब यहाँ पे कंट्रीज़ अपने कस्टम्स, है ना, कस्टम्स को लेवी करने के या कस्टम्स को डिसाइड करने के राइट को ही सरेंडर कर दे रही है। वो बोल रही है कि हम एक यूनियन बनाएंगे 4-5 कंट्रियाँ मिलके और हम एक ही लेवल का, है ना, या फिर एक ही तरीके के कस्टम्स, एक ही तरीके के कस्टम लॉ बनाएंगे। फिर आता है कॉमन मार्केट, ठीक वैसे जैसे इंडिया बना है GST के इम्प्लीमेंटेशन के बाद। ये एक बहुत बड़ा, है ना, वो एक बहुत रेवोल्यूशनरी स्टेप होता है कॉमन मार्केट बनाना, कि आप एक ही टैक्स लगा रहे हो पूरे एक मार्केट में। फिर आता है एक बड़ा मार्केट, है ना, इकोनॉमिक मार्केट, जैसा यूरोपियन यूनियन है, ये, है ना, ये एक बहुत बड़ी एक मार्केट बन जाती है। इसमें जितने भी लॉज है, ट्रेड लॉज है, वो एक ही ट्रेड लॉ सबको फॉलो करने पड़ते हैं, ना सिर्फ ट्रेड लॉ, इकोनॉमिक पॉलिसी के लॉ, अदर लॉज जो कि इकोनॉमिक्स को इम्पैक्ट करते हो। तो एक बहुत ब्रॉड ये मार्केट बन जाती है। मैंने ये कहानी इसलिए बताई पूरी क्योंकि एक कस्टम्स यूनियन न्यूज़ में रहता है। वो कस्टम्स यूनियन, है ना, एक्चुअली एक इकोनॉमिक
कम्युनिटी है, तो आप इसे कह सकते हैं कि ये कॉमन मार्केट बनाने की एक कोशिश थी। वो क्या है? इकोवास। इकोवास 15 मेंबर्स का एक कम्युनिटी है, राइट। ये इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स, ये जो वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स हैं ये इकोवास में आते हैं, ठीक है। अराउंड 1970s में इकोवास इस्टेब्लिश की गई थी। रिसेंटली ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि 3 कंट्रीज़ है, बुर्किना फासो, माली और नाइजर। बुर्किना फासो बहुत न्यूज़ में है क्योंकि वहाँ के जो लीडर है अब्राहम ट्रावरे, वो वेस्ट के काफ़ी खिलाफ गए हैं, फ्रांस के खिलाफ गए हैं, और वो चाह रहे हैं कि नेशनलाइजेशन हर चीज़ का हो। बुर्किना फासो में उन्होंने कई इकोनॉमिक रिफॉर्म भी लाए हैं, वो अपनी इकोनॉमिक जो सोवरेनिटी है उनको एजर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अदरवाइज़ यहाँ की जितनी भी ये कंट्रीज़ हैं, इकोवास की मैक्सिमम कंट्रीज़, ये फ्रेंच, है ना, सिस्टम के द्वारा या फिर किसी अदर वेस्टर्न कंट्री के द्वारा बहुत ही हाईली इन्फ्लुएंस्ड है। इनफैक्ट जैसे नाइजीरिया हो गया, घाना हो गया, आइवरी कोस्ट वगैरह हो गए, इस एरिया में तो इवन इन गवर्नमेंट्स को रशिया के सोल्जर्स की ज़रूरत पड़ रही है। और रशिया का जो वो प्राइवेट आर्मी ग्रुप है, वागनेर ग्रुप की आर्मी तक यहाँ पे डिप्लॉयड है। यहाँ की सरकारें इतनी कमज़ोर हो गई है। तो ये वेस्ट अफ्रीका आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बार अच्छे से मैपिंग भी इसकी करके जाइएगा। ये 3 कंट्रियाँ तो इंपॉर्टेंट है, बुर्किना फासो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब्राहम ट्रावरे काफ़ी राइज़ किया है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में रिसेंटली, उसकी रिस्पेक्ट बहुत बड़ी है और उसकी पॉलिसीज़ काफ़ी न्यूज़ में है, इसलिए बुर्किना फासो न्यूज़ में है। बुर्किना फासो ने इकोवास को छोड़ दिया, उसको फॉलो करके माली ने भी छोड़ दिया, नाइजर ने भी छोड़ दिया। तो इन तीनों कंट्री ने, माली, नाइजर, बुर्किना फासो, जो कि बॉर्डरिंग कंट्री है, इन्होंने इकोवास को छोड़ दिया, बोला कि ये वेस्ट डोमिनेटेड ग्रुप है, हम इसमें नहीं रहेंगे। और इन्होंने अपना एक अलग से अलायंस बनाया, साहेलियन, है ना, साहेल का अलग से अपना इन्होंने अलायंस बनाया 2023 में। अभी जाकर के ये बहुत स्ट्रांग हुआ है। तो ये हुई इकोवास की कहानी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ अलग भी है। वो एक चीज़ अलग ये है कि इब्राहिम ट्रावरे ने या फिर बुर्किना फासो ने, माली ने, नाइजर ने इकोवास कम्युनिटी को छोड़ दिया, लेकिन देयर इज़ अनदर कम्युनिटी जिसके वो अभी भी मेंबर है ना। अनदर कम्युनिटी जिसके वो अभी भी मेंबर है वो है UEMOA। आपको एटलीस्ट आइडिया होना चाहिए कि वेस्ट अफ्रीका में, इस एरिया में ये जियो पॉलिटिक्स चल रही है। तो जो वेस्ट अफ्रीकन इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन है, ये एक ऐसी यूनियन है जो कि यहाँ की करेंसी को यूनिफाई करती है। और आज भी यहाँ पे जो फ्रेंच करेंसी है ना, जो फ्रेंच करेंसी है, वो यहाँ पे अभी भी चलती है। और बुर्किना फासो में भी अभी भी फ्रेंच जो करेंसी है वो अभी भी चलती है। तो फ्रेंच सिस्टम से अभी भी ये, फ्रेंच करेंसी सिस्टम से अभी भी ये डोमिनेटेड है, और इसे अभी उन्होंने लीव नहीं किया है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर वो बोले कि हाँ यहाँ पे करेंसी, फ्रेंच करेंसी चलती है, बिल्कुल ये एक जो फ्रेंच सिस्टम ऐसा है ना, उसे कुछ कहते हैं, मैं एग्जैक्टली नाम भूल गया, लेकिन देयर इज़ अ सिस्टम, उसके लिए एक पर्टिकुलर टर्म है। तो ये उस सिस्टम में ही फॉल करते हैं। आपको ये बात ध्यान में रखनी है, जस्ट थोड़ा रफ सा आइडिया हो कि हाँ अगर यहाँ से सवाल बनाए तो हमारे लिए वो नई चीज़ नहीं है, राइट। फिर देखिए ये एक बहुत ही एक प्रॉपर हिंट दे करके आपको ये सवाल इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट गवर्नमेंट प्रोग्राम, इसमें कुछ गवर्नमेंट प्रोग्राम दिए हुए हैं। स्किल ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ इज़ अ प्रोग्राम मेंट फॉर इम्प्रूविंग द स्किल्स ऑफ रूरल यूथ इन डिफरेंट थीमेटिक एरियाज ऑफ एग्रीकल्चर। नाम से ही लग रहा है कि रूरल यूथ को कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से रिलेटेड या फिर रूरल किसी चीज़ से रिलेटेड ट्रेनिंग दी जा रही है। दूसरा, जो DDU, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना है, जो अंत्योदय योजना है, उसमें नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, इसका नाम आप सभी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं। तो इसमें इनकम जनरेशन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, जो कि आपको ध्यान रहे 87% SHG इंडिया में, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इंडिया में वुमेन डोमिनेटेड है, वुमेन लेड है ना। तो यहाँ से इन्होंने SHG पे भी सवाल बना दिया कि क्या DAY NRLM स्कीम के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू हम इनकम जनरेशन कर रहे हैं, और काय के लिए है ये।
ये देखो यहाँ ट्रिक स्टेटमेंट ये है, वो आपसे जानना ही नहीं चाह रहा है कि ऊपर का आपको पता है या नहीं। इस ऐसे एलिमिनेशन काम कर रहा है एक्चुअली। स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम इज मेंट फॉर क्रिएटिंग एन एनेबलिंग रूरल बिजनेस डेवलपमेंट इकोसिस्टम फॉर सपोर्टिंग ऑल वुमेन एक्सेप्ट फॉर दोज एंगेज्ड विद सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। भाई इससे तो आप उल्टा एक्सक्लूजन कर रहे हो सेल्फ हेल्प ग्रुप की फीमेल्स का। आप खुद सोचो, इतने है ना जो फीमेल्स हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए हैं, आप हर स्कीम के तहत एसएसजी को इन्वॉल्व करने की बात करते हैं। एक स्कीम आपने ये बना देंगे क्या कि एसएसजी वाले इससे एक्सक्लूड किए जाएंगे? समझ रहे हो? एसएसजी इससे एक्सक्लूड की जाएगी। और ये एक्सक्लूजन अगर मान लो आपने ये एक क्राइटेरिया रख दिया कि सेल्फ हेल्प ग्रुप वाले एंटाइटल्ड नहीं होंगे इस स्कीम के बेनिफिट के लिए, बाकी सारे होंगे, तो भाई लोग ज्वाइन ही क्यों करेंगे एसएसजी? दूसरी बात, आप कोर्ट में इसे डिफेंड कैसे करेंगे कि एक दो एलिजिबल बेनिफिशरीज है, दोनों की सेम इनकम है, लेकिन क्योंकि एक एसएसजी का मेंबर है तो दूसरा इसके लिए एक एंटाइटल्ड है, दूसरा नहीं है। समझ रहे हो? तो जस्ट बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग एन एसएसजी मेंबर, इफ यू आर डिक्लेयरिंग दैट पर्सन टू बी इनएलिजिबल, तो ये कोर्ट में भी चैलेंज हो सकता है। ऐसे सारे डायमेंशन से सोचेंगे ना तो ऊपर वाला आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। फिर देखिए एक सवाल इन्होंने ये भी पूछ लिया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स आर नॉट मेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, है ना, कौन इसमें उतना ये वो याद रखे। यहाँ से सवाल बनाएगा वो अगला कि थर्ड WHO ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली December 2025। द थीम ऑफ 11th योगा डे वॉज योगा फॉर वन हेल्थ वन, है ना, वन अर्थ वन हेल्थ। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो 2025 का योगा डे है इसकी थीम यही है, लेकिन ये इन्होंने यहाँ उल्टा कर दिया। बिल्कुल सही बात है, WHO की जो ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन है इंडिया में ही और न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुई December 2025 में, लेकिन ये थर्ड नहीं थी, ये सेकेंड थी। ये आपको थोड़ा ध्यान में रहे। अब यहाँ से अगला सवाल वो बनाएगा कि WHO ने ट्रेडिशनल मेडिसिन या फिर आयुष को प्रमोट करने के लिए क्या क्या काम किए हैं। थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। पहली बात वो ये पूछेगा आपसे कि इस साल के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए एक इंडिया में सेंटर बनाया है WHO ने, ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर, और ये जामनगर गुजरात में है। ये आपको ध्यान में रहे। और ये जो पहली समिट हुई थी ना, जो पहली समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन है WHO की, पहली ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन, ये भी गुजरात में जामनगर में ही हुई थी। आई थिंक 2022-23 में हुई है, 23 में हुई है। अभी वाली दूसरी थी। तो ये आपको नंबर 1 पता होना चाहिए कि इंडिया में ऐसा कोई इंस्टीट्यूट भी है। नंबर 2 है ना कि भैया और भी कई एफर्ट किए जा रहे हैं, जैसे ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन स्ट्रेटजी, ये अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है। कहाँ? एक कांग्रेस हुई है। देखो, वर्ल्ड समिट एक अलग बात है, ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन अलग बात है। वर्ल्ड कांग्रेस, ये थर्ड वर्ल्ड कांग्रेस ऑन ट्रेडिशनल कॉम्प्लीमेंट्री एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन, है ना, TCIM, ये ब्राज़ील में हुई है। ट्रेडिशनल मेडिसिन की एक अलग से वर्ल्ड कांग्रेस। तो इसमें WHO ने एक ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन स्ट्रेटजी भी अपनाई है। बस इतना आपको पता होना चाहिए। और WHO ने ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल लाइब्रेरी भी बनाई है। आप मुझे बताएंगे कि TKDL, ट्रेडिशनल नॉलेज, है ना, ये डिजिटल लाइब्रेरी TKDL, ये किसने इस्टेब्लिश की है और इसका मेन पर्पज़ क्या है, ये आपको पता हो। खैर, इसके आगे का जो है ना, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आप मुझे YouTube में देख रहे हैं, civilspot.in, आप यहाँ पे जाइए, है ना। ऐसे ही PYQ के थ्रू बहुत कॉम्प्रिहेंसिव हमारा ये रिसर्च प्रोग्राम है। आपको बस आना है, बैठना है। आपको जियोग्राफी में प्रॉब्लम है, इस पे आपको पूरा स्टैटिक कवर मिलेगा PYQ के थ्रू, है ना। पूरे रिवीजन ओरिएंटेड ये मॉड्यूल है। करंट लिंकेजेस आपको इसमें मिलेंगे, NCERT, PYQ, सब कुछ मिक्स करके ठीक इसी तरीके से। So thank you so much. Take care. Bye bye. As always, love you all. See you in the next video. Take care. Bye.